मेरा नाम ईशानी है और इस साल मुझे रैंक 79 मिली है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में एंड ये मेरा चौथा अटेम्प्ट है। इट इज़ माय फोर्थ अटेम्प्ट एंड मेरे थर्ड अटेम्प्ट में आई हैड गॉटन इनटू द इंडियन रेवेन्यू सर्विस। आई एम फ्रॉम हरियाणा बट आई हैव लिव्ड इन तमिलनाडु ऑल माय लाइफ और मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था और सेकंड अटेम्प्ट में मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था और थर्ड में मुझे आईआरएस मिली थी एंड फोर्थ में आई हैव गॉट रैंक 79 एंड अभी ऑडियो ठीक है? ऑडियो वीडियो? ओके। एंड मैंने अपनी प्रिपरेशन चेन्नई से करी थी। बहुत सारे कोचिंग क्लासेस से आई हैड टेकन सम हेल्प इन टर्म्स ऑफ मे बी टेस्ट सीरीज़, करंट अफेयर्स। मेरे सोर्सेज़ और स्ट्रैटेजी जो मैंने 2019 में शुरू किया था, तो मेरी बेसिक स्ट्रैटेजी और टेक्स्ट बुक्स सारे जो टॉपर्स करते थे वही थी। जैसे पॉलिटी के लिए मैंने एनसीईआरटीज़ पहले पढ़ी थी 6th से लेके 10th तक और फिर मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी थी उसके बाद और लक्ष्मीकांत मेरा बेस रहा था और उससे मैंने हर चैप्टर के नोट्स बनाए थे, आर्टिकल्स पढ़े थे और उसी बुक में से मैंने प्रीलिम्स की तैयारी करी थी। जैसे हमारा मॉडर्न हिस्ट्री जो था, उसके लिए भी मैंने एनसीईआरटीज़ देखी थी। थीम्स की जो बुक्स आती हैं, वो मैंने पढ़ी थी शुरू में और उसके बाद स्पेक्ट्रम पढ़ी थी बहुत। तो अब तक मेरा जो गाइड रहा है, वो स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत ये दोनों बुक्स थी और एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी मैंने 10th और 11th, 12th की एनसीईआरटीज़ करी थी, न्यू एंड द ओल्ड वन्स। सोर्सेज़ थोड़े-से ज़्यादा थे शुरू में, बट मैंने उसके छोटे-छोटे नोट्स बनाए थे ताकि मुझे ये ना लगे कि कहीं कुछ रह गया है। बट एडवाइस यही रहेगी कि आप जल्दी से अपनी एनसीईआरटीज़ शुरू से कर लें। अच्छी अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए और फिर आप उसके बाद स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को ही रखें अपने साथ, जैसे लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम और आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने नितिन सिंघानिया यूज़ करी थी फॉर ऑल माय अटेम्प्ट्स और उसके बावजूद आई हैवंट गॉन इंटो एनी अदर बुक्स और और मेरा एनवायरनमेंट के लिए आई हैड सीन शंकर की बुक इन द बिगिनिंग, पर जैसे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें, तो उसका ऐसा भी पार्ट आता है जिसमें वो वाइल्ड लाइफ रिवर्स और नेशनल रिज़र्व्स के नेशनल पार्क्स और टाइगर रिज़र्व्स के बारे में भी पूछते हैं। तो मैंने उसका भी मैप बनाया था बहुत ही डिटेल्ड और बाकी चीज़ें जो न्यूज़ में थी इन टर्म्स ऑफ एनिमल का स्टेटस, एंडेंजर्ड एक्सेट्रा वो मैं रखती थी। आई वाज़ अवेयर ऑफ ऑल ऑफ दैट और पीवाईक्यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट थे इस एग्ज़ाम के लिए। जैसे किसी ने पूछा कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी प्रीलिम्स के लिए? तो मेरा पहला जो अटेम्प्ट था तो उसमें मैंने बहुत पढ़ाई तो करी थी बट एग्ज़ाम के 2 घंटे में मुझे लगा कि मेरी प्रिपरेशन बहुत ही गलत थी। मैं ना तो एग्ज़ाम समझ पाई थी, टाइम मैनेजमेंट बहुत बहुत खराब थी और फिर लगा कि ये एग्ज़ाम नॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है बट आपकी स्ट्रैटेजी का एग्ज़ाम है। कि आप कैसे सोचते हैं, कि आपकी लॉजिकल रीज़निंग कैसे आती है, आप टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, कौन-सा क्वेश्चन रिस्क लेके आप करते हैं, कौन-सा नहीं लेते। तो ये सब मैंने अपने अगले अटेम्प्ट में किया और 2021 में मेरा क्लियर हो गया था वो वाला अटेम्प्ट। तो बोलने की बात ये है कि जब बहुत ज़्यादा सोर्सेज़ आ जाते हैं मार्केट में, आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा, उसको देख लीजिएगा, अपना बेसिक स्टैटिक कंटेंट बनाइएगा। बट मल्टीपल रिविजन्स फ्रॉम द सेम सोर्स इज़ वेरी इम्पोर्टेंट और जब आप पीवाईक्यूज़ करते हैं, तो आप ये भी सोचिएगा कि क्या पूछ रहा है एग्ज़ामिनर? उनका माइंडसेट क्या है? किस चीज़ पे फ़ोकस कर रहा है? और हर चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट होता है, वेरी इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आप 1-2 लाइन्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। रिविज़न करते-करते योर स्ट्रैटेजी शुड बी कि प्रीलिम्स के लिए कि हाउ कैन आई गेट द बेसिक कॉन्सेप्ट थ्रू एग्ज़ामिनर माइंडसेट इन माय पीवाईक्यूज़ और शंकर आईएएस की जो बुक है एनवायरनमेंट की, उसके कुछ चैप्टर्स आप स्किप कर सकते हैं और उसको शंकर आईएएस का आप बेस बना लीजिएगा। उनका जो टॉपिक्स होता है ऑन एनवायरनमेंट और शुरू-शुरू का जो होता है ईआईए का, ये सब चैप्टर्स हेल्पफुल हैं। बट एक बार आप रीडिंग कर लीजिए पूरी, फिर सेलेक्टिवली और डीप जा सकते हैं। बट मैं ये सजेस्ट करूँगी कि जो टाइगर रिज़र्व्स और रिवर्स और एनिमल्स के जो क्वेश्चन्स हैं, आप एक बार मैप बनाइएगा और अच्छी-सी क्लैरिटी ले लेगा कि स्नो लेपर्ड कहाँ मिलता है और बेर और ये सब चीज़ें। तो थोड़ा-सा पीवाईक्यूज़ देख के आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। पीवाईक्यूज़ में जो एनिमल्स आते हैं स्पेशली फॉर एनवायरनमेंट आप उसको डिटेल से देख लीजिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल घड़ियाल आ गया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गया, तो उसका आप नोट्स बनाइएगा, स्टेटस क्या है, कहाँ-कहाँ मिलते हैं और कैसी हैबिटेट में रहते हैं वो। तो एनवायरनमेंट की प्रिपरेशन थोड़ी खुद से भी करनी पड़ती है। और अपार्ट फ्रॉम दिस आप करंट अफेयर्स को भी ले सकते हैं, एनवायरनमेंट की जो मैगज़ीन्स आती हैं या न्यूज़ में कुछ आया है, तो आप उसको भी उससे सप्लीमेंट कर सकते हैं। ये सब मैंने किया था कॉम्प्रिहेंसिवली ओवर द इयर्स ऑफ माय प्रिपरेशन। और किसी ने पूछा कि पीवाईक्यू कैसे एनालाइज़ करना चाहिए?
पीवाईक्यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं इस एग्ज़ाम के लिए क्योंकि प्रीलिम्स के लिए आप एक तो ये देखिएगा कि कौन-कौन से टॉपिक्स वो पूछ रहे हैं। ये इसको हम एरियाज़ ऑफ फ़ोकस कहते थे अम्ब्रेला अकेडमी में। कौन से एरियाज़ ऑफ फ़ोकस हैं जो एग्ज़ामिनर हर साल पूछते हैं और उसमें से हमें कौन-सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद रीज़निंग देखिएगा कि वो अगर आपको 2 चीज़ों का कंपैरिज़न पूछ रहे हैं किसी क्वेश्चन में, तो हाउ विल यू लॉजिकली कम टू द राइट आंसर? तो पीवाईक्यूज़ का थीम्स देख सकते हैं, कैसे आपकी अप्रोच है ये देख सकते हैं। सिंपली आंसर देखना इज़ नॉट द वे आउट फॉर द प्रीलिम्स अलोन। और उसके बावजूद अगर आप मेंस का पीवाईक्यू भी देखें, कुछ एरियाज़ आते हैं जो रिपीट होते रहते हैं। जैसे अगर हम जीएस 1 देखें तो कल्चर से क्वेश्चन ज़्यादा आता है, पॉलिटिकल हिस्ट्री से थोड़ा कम आता है और मॉडर्न हिस्ट्री में प्रीलिम्स में देखा जाए तो एक्ट्स का बहुत पूछते हैं, तो आपको थीम्स मिल जाती हैं। और एक और चीज़ करी थी मैंने ये जो पीवाईक्यूज़ के आंसर्स मैंने खुद बनाए थे एथिक्स, मेंस और जीएस के और उसके बाद मैंने टॉपर्स की भी कॉपीज़ देखे थे ऑनलाइन। एक बुक आती है पीवाईक्यू थ्रू द एजेस तो उससे भी मुझे स्ट्रक्चर मिला था कि कैसे बाकी टॉपर्स लिखते हैं और मैंने फिर उसको सप्लीमेंट किया था। तो ये भी एडवाइस रहेगी मेरी आपसे कि आप रिलाय तो करें बाहर कोचिंग क्लासेस की इंस्टीट्यूट्स उनके कंटेंट से, पर ये भी अपना भी खुद लिखिएगा एग्ज़ाम में कि आप खुद के स्टैटिस्टिक्स, खुद के एग्ज़ाम्पल्स, आपकी प्रिपरेशन थोड़ी-सी ओरिजिनल भी होनी चाहिए इन लाइक हाउ टू टैकल रैंडम क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स लाइक द हनी बी क्वेश्चंस एक्सेट्रा। तो प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी रैंडम क्वेश्चंस में ऐसी होती है कि अगर आपको 4 ऑप्शन में से कुछ भी नहीं आता, तो इट इज़ वेरी रिस्की टू टेक अ रिस्क। अगर आपको नहीं आता तो आप उसको मत अटेम्प्ट कीजिएगा। अगर आपको कुछ लग रहा है कि हाँ, ये जाना-माना है, फिर आप कर लीजिएगा। जनरली रैंडम क्वेश्चंस हम डिड्यूस करते हैं क्वेश्चन से कि उसमें कौन से कीवर्ड्स हम मैच कर सकते हैं। तो हर क्वेश्चन में जो एवरी कीवर्ड यू शुड अंडरलाइन एंड देन डिड्यूस व्हाट यू कैन डू इन द सॉल्यूशन। तो रैंडम क्वेश्चंस आपको ऐसे टैकल करने चाहिए। बट आई वुड नॉट सजेस्ट कि 4 ऑप्शंस में से अगर आपको कुछ भी ना पता हो, तो आप ऐसे गेस मत कीजिएगा, आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। अगर आप किसी क्वेश्चन में 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर देते हैं, तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू और आप 50-50 करके कुछ लॉजिकली करके कर सकते हैं। बट ये जो रैंडम क्वेश्चंस टैकल करने का एक्चुअली कोई वन ट्रैक सॉल्यूशन नहीं है, आपको ये प्रैक्टिस से ही आएगा जो आप अपने टेस्ट सीरीज़ में करेंगे। तो अपने लास्ट आइटरेशन में जो हम करते हैं, प्रीलिम्स का जनरली हम आइटरेशंस में करते हैं, पहले वही करते हैं जो हमें आता है, उसके बाद हम रिपीट करके थोड़े रिस्कियर क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करते हैं। अगर कुछ बहुत ही रैंडम लग रहा है आपको, फिर आप उसको अपनी लास्ट आइटरेशन में रखिएगा। मैं आई विल एक्सप्लेन दिस फर्दर एज़ द सेशन गोज़ ऑन। How to collect fodder material for essay and how to strategically think for essay writing. तो ऐसे बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है क्योंकि इससे आपका रैंक बहुत बढ़ भी सकता है एंड 2 एसेज कैन फेच यू अ वेरी गुड रैंक आल्सो। तो मैंने बुक्स ली थी ऑनलाइन उनका नाम है डीके बुक्स, जिसमें फ़िलॉसफ़ी, पॉलिटिकल साइंस और बहुत सारे थीम्स की बुक्स रहती हैं। तो उसमें से मैंने कंटेंट लिखा, जो भी मुझे अच्छा लगा, मैंने सबसे पहले उसकी लिस्ट बनाई। फिर मैंने बहुत सारी बुक्स से कंटेंट लिया, थिंकर्स के नाम लिए फ़िलॉसफ़ी जैसे गीता से लिया, इम्पोर्टेंट बुक से लिया, पंचतंत्र, बहुत सारे मैंने ऐसे फॉडर मटेरियल कलेक्ट किया और फिर मैंने अ, उसको स्ट्रक्चर किया। आप एसे राइटिंग थिंकिंग तो एसे राइटिंग में कितने पेजेज़ हैं उस बुकलेट में सबसे पहले वो देखिएगा और हर पेज में कितने पैराग्राफ्स आते हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। और मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये देखा है कि जितना ज़्यादा आप ऐसे को मल्टी डायमेंशनली सोच सकते हैं, वो बेस्ट होता है। फिलॉसॉफिकल एसेज़ में यू हैव टू थिंक अलोंग डिफरेंट लाइन्स, टॉपिक सही है या गलत है, उसको कैसे लिखना है, इज़ इट राइट और रॉन्ग? हर कीवर्ड को आप ब्रेक करके उसका डायमेंशन बना सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ यू कैन थिंक फॉर एसे राइटिंग। बट फॉर द मटेरियल के लिए उसके लिए आप या तो टॉपर्स की भी कॉपीज़ देख सकते हैं एसे में जो उन्होंने लिखा है ऑनलाइन या डीके बुक्स मैंने ली थी, तो उसमें से मुझे मज़ा आता था। आई टूक अ लॉट ऑफ कोटेशंस, अ लॉट ऑफ स्टोरीज़ फ्रॉम देम और बाकी जो बुक्स थी ऑनलाइन कोटेशंस की। तो आप स्ट्रैटेजिकली हर टॉपिक जो पीवाईक्यू में आया है, मे बी ऑन परसिवियरेंस, ऑन कंपेनियनशिप, ऑन कंपैशन ऐसे जो टॉपिक्स आए हैं पीवाईक्यूज़ में, आप उसके नीचे 4-5 एग्ज़ाम्पल्स लिख लीजिएगा। और जब आप सोचते हैं, तो जैसे 15 मिनट्स ले लीजिएगा टू थिंक ऑफ हाउ यू विल राइट द एसे। 15 मिनट में आप ले लीजिएगा फॉर प्रैक्टिस प्रिलिमिनरीली फिर उसके बाद यू कैन राइट फुल एसेज आफ्टर यू हैव डन दिस प्रैक्टिस। How many years you have devoted for your preparation?
तो I started in 2019 and this and I've prepared till 2024, 2023. So I've taken these many years. Um, बट जब आप शुरू करते हैं, ये मत सोचना कि बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम लगेगा। आप हर मंथ को, हर टेस्ट को, हर अटेम्प्ट को सिर्फ़ उस पे फ़ोकस कीजिएगा। डोंट थिंक अबाउट हाउ मेनी इयर्स दैट यू विल बी राइटिंग द एग्ज़ाम फॉर या कितनी एज हो जाएगी। तो ये सब क्वेश्चन्स आप शुरू में मत रखिएगा। फ़ोकस ओनली ऑन द प्रेज़ेंट एंड ऑन द अटेम्प्ट दैट यू आर गिविंग। मैम टाइगर रिज़र्व एंड नेशनल पार्क सारे लर्न करने होंगे? नो, नॉट ऑल नेशनल पार्क्स। टाइगर रिज़र्व्स आपको सारे करने चाहिए, 50 प्लस हैं, तो आप उसके मैप्स बना के रख सकते हैं। टाइगर रिज़र्व जैसे मैप में बनाते हैं, तो उसको मैप कीजिएगा, उसके रिवर्स और उसके आस-पास के माउंटेन्स हैं, ये सब उसका आइडिया अच्छे से होना चाहिए आपको। और नेशनल पार्क्स जो पीवाईक्यूज़ में आए हैं, आप उसको देख सकते हैं क्योंकि देयर आर मेनी। तो आप पीवाईक्यूज़ के नेशनल पार्क्स देख सकते हैं। ये वाली जो प्रैक्टिस थी, दिस आल्सो हेल्प्ड मी इन जीएस 3 दिस ईयर। तो आप उसका मैप बनाइएगा एंड दिस वे यू कैन टैकल इट। एंड मैम हाउ मेनी क्वेश्चंस डायरेक्टली कम फ्रॉम आवर स्टैंडर्ड सोर्सेज़? तो पास्ट का जो ट्रेंड था एटलीस्ट 20 तो आते थे हमारे सोर्सेज़ से, मिनिमम 20 टू अराउंड 30 मेरे हिसाब से इस साल थोड़े से कम है उससे। बट आपके जो स्टैंडर्ड सोर्सेज़ है वो मैं बता देती हूँ एक बार। लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, इससे तो क्वेश्चंस आएँगे आपके पक्के। और एनवायरनमेंट की जो बुक्स हैं हमारी उससे पढ़िएगा और हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री जो टेक्स्ट बुक्स आती हैं तो इनसे पक्का आएँगे क्वेश्चंस। व्हेन दीज़ आर द क्वेश्चंस व्हिच यू शुड नॉट मेक केयरलेस मिस्टेक्स एट ऑल बिकॉज़ दीज़ आर शॉर्ट क्वेश्चंस। और ये भी कहा जाता है कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं दे विल नॉट गेट दीज़ क्वेश्चंस रॉन्ग। तो जैसे पॉलिटी से आप पढ़ते हैं तो आर्टिकल्स याद रखिएगा। और जो केयरलेस मिस्टेक्स कुछ लोग करते हैं कि वो इनकरेक्ट जो लिखा होता है क्वेश्चन में उसका करेक्ट मान के कर लेते हैं। तो ट्राई नॉट टू रिपीट दीज़ स्टैंडर्ड सोर्सेज़। बट आई थिंक इट हैज़ डिक्रीज़, थोड़ा करंट अफेयर्स हेवी भी हो गया है पेपर। बट वी कैन टॉक अबाउट करंट अफेयर्स आफ्टर दिस। मेंस के लिए नोट्स कैसे बनाएँ? हुँ। तो नोट मेकिंग इज़ अ क्वेश्चन जो बहुत लोग पूछते हैं। मैं शुरू में तो आई हैड अ प्रॉब्लम बिकॉज़ आई हैड वेरी हेवी नोट्स और उसको रिवाइज़ करने में दिक्कत होती थी एंड आई वुड लाइक टू ऐड अ लॉट ऑफ कंटेंट ऑल द टाइम, तो उसमें प्रॉब्लम हुई थी रिविज़न की। बट आप ऐसे कर सकते हैं कि आप पीवाईक्यूज़ देखिएगा और ऑनलाइन जाके पहले पीवाईक्यू के आंसर्स बना लीजिए। उससे आपका बेस तो सेट हो जाएगा कि क्योंकि इन्हीं थीम से रिपीट होता है। और उसके बाद अगर आप कोचिंग कर रहे हैं या कहीं से मेंटरशिप ले रहे हैं, तो आप उनके नोट्स भी ऐड कर सकते हैं। वैसे मैंने अम्ब्रेला अकेडमी का जॉइन किया था मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम और उनके जो भी नोट्स थे डिफेंस से रिलेटेड या कुछ, तो मैंने उसको ऐड किया था। तो आप सप्लीमेंट करेंगे पीवाईक्यूज़ से। उसके बावजूद करंट अफेयर्स मैगज़ीन्स में जो न्यूज़ आते हैं डिफेंस के और एनवायरनमेंट के, आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। बट हर चीज़ मत लेना करंट अफेयर्स मैगज़ीन से, उसके स्टैटिस्टिक्स, उसके एग्ज़ाम्पल्स, जैसे पॉलिटी के लिए आप आर्टिकल्स या केस लॉज़ रख सकते हैं। तो हर सब्जेक्ट के जो नोट्स होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट होना ही चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जीएस 3 का ले रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आ गया मैरीन सिक्योरिटी का डिफेंस के लिए, तो मैप इज़ अ मस्ट, तो आपके नोट्स में मैप्स होना चाहिए। अगर आप पॉलिटी का कर रहे हैं, तो केस लॉज़ और आर्टिकल्स पक्का होना चाहिए। और अगर आप आर्ट एंड कल्चर के नोट्स बना रहे हैं, तो यू शुड हैव अ लॉट ऑफ डायग्राम्स। तो आप या तो टॉपर की कॉपीज़ देख सकते हैं कि उन्होंने कैसे लिखा है, जो ऑनलाइन आ जाती हैं, फिर आप उसके हिसाब से नोट्स बना सकते हैं। तो माय सजेशन वुड बी कि कंटेंट तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, बट आप स्ट्रक्चर नोट्स को ऐसे कीजिएगा कि मैं मेंस का आंसर भी ऐसे लिखूँगी या लिखूँगा। तो डायग्राम्स रखिएगा और उसमें प्रेज़ेंटेशन के लिए मैप्स बना सकते हैं। दिस वुड बी माय सजेशन। हाउ टू अटेम्प्ट प्रीलिम्स क्वेश्चंस? तो प्रीलिम्स क्वेश्चंस आप एक बार व्हेन यू सी द पेपर आपको ये पता चल जाएगा कि डिफ़िकल्टी लेवल क्या है पेपर का और क्या फॉर्मेट है। एलिमिनेशन मेथड है या ओनली जैसे क्वेश्चंस हैं या ऐसे आ रहे हैं। तो मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैं आइटरेशंस में करती थी प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस थे। फर्स्ट रीडिंग में आई यूज्ड टू मार्क एंड बबल व्हाट आई न्यू एग्ज़ैक्टली, जो हमारे स्टैंडर्ड बुक से आते थे पॉलिटी और इसके, तो उसमें आई थिंक 45 मिनट्स में आई वुड डू अबाउट 20 क्वेश्चंस। वेरी कंज़र्वेटिवली आई वुड नॉट टेक अ लॉट ऑफ रिस्क्स, तो मैं वही करती थी जो मुझे आता था। और उसके बाद थोड़ा-सा सेकंड आइटरेशन आती है, जिसमें आपके क्वेश्चन्स होते हैं जो श्योर शॉट नहीं होते, जो करंट अफेयर्स से शायद होते हैं या एलिमिनेशन करनी होती है उसमें। तो उसमें से मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैं 2 ऑप्शंस निकाल दूँ सेकंड आइटरेशन में। और फिर
उसमें सोच के मेरे अगेन आई थिंक दिस इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन्स होते थे क्योंकि मैंने लॉजिक अप्लाई किया था और मैं कुछ एलिमिनेट करके करती थी इसमें। आई वुड हैव फिनिश्ड देन अबाउट 55 क्वेश्चन्स अगेन। फिर थर्ड आइटरेशन आ जाती है 1 एंड अ हाफ आवर्स में। जब लास्ट के हाफ एन आवर बचे होते हैं फिर मैं सोचती थी कि थोड़ा-सा रिस्क और ले सकती हूँ क्योंकि आई वुड ऑलवेज़ अटेम्प्ट मिनिमम 80 क्वेश्चन्स इन माय अटेम्प्ट सो फार क्योंकि पेपर मुझे लगता था आई कुड डू अबाउट 80 क्वेश्चन्स। तो थर्ड आइटरेशन में आप वो क्वेश्चन्स ले सकते हैं जो आपको रैंडम लगे जो आपको कुछ नहीं पता, एलिमिनेशन भी नहीं हो रहा, तो आप थर्ड आइटरेशन में रिस्कियर क्वेश्चन्स कर सकते हैं। बट रिस्क लेना डज़न्ट मीन गेसिंग। आप गेस करके कुछ क 4 ऑप्शंस में कुछ भी तुक्का मार दें, ये भी गलत होता है बिकॉज़ यू विल गेट नेगेटिव मार्किंग। अम, डिडक्शन होता है कि आप कीवर्ड जो होता है क्वेश्चन का, हर कीवर्ड का आप कुछ एसोसिएट करके अपने ऑप्शंस को देखें और फिर उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। और इसी थर्ड आइटरेशन में सबसे इम्पोर्टेंट हेल्प आपको मिलती है पीवाईक्यूज़ से। क्योंकि पीवाईक्यूज़ में आपको पता होता है कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ऐसे मैंने प्रीवियसली सोचा है, तो शायद यही पूछ रहे हैं वापस। तो मेरी सजेशन यही रहेगी इन द एग्ज़ाम इन दोज़ 2 आवर्स आप आइटरेशन से करें और अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करें। फर्स्ट 45 मिनट्स शायद 50 भी ले सकते हैं आप। उसमें आप शॉर्ट कीजिएगा, बबल कर दीजिएगा और सेकंड आइटरेशन में यू कैन बबल द रेस्ट। मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैं एंड में कुछ नहीं बबल करती थी। मैं जब मेरा आइटरेशन हो जाए तो आई वुड बबल इट एंड कीप इट क्योंकि एंड के स्ट्रेस में शायद आप कुछ गलत बबल कर दें, देन यू कैन नॉट चेंज इट और every 2 questions can be your change maker for the cutoff. तो this is what I would suggest. एंड मैम साइंस एंड टेक प्रीलिम्स के लिए क्या करंट अफेयर्स पढ़ें या कोई बुक है? तो साइंस एंड टेक इज़ वेरी करंट अफेयर्स हेवी और इसकी मैंने बुक ली थी एक राजीव जी की इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट का पूरा नाम आई एम नॉट रिमेम्बरिंग बट उसकी उनकी बुक ली थी उसमें बेसिक्स पढ़े थे मैंने जैसे मिसाइल टेक्नोलॉजी हो गया या एस्ट्रोनॉमी के जो टॉपिक्स होते हैं तो ये तो मैंने चैप्टर वाइज पढ़ा था और जैसे इसरो के टॉपिक्स होते हैं तो आप कोई भी बेसिक बुक ले सकते हैं और उसको जल्दी से खत्म कर दीजिएगा जो वेवलेंथ जैसे बेसिक्स चाहिए होता है आपको दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद इट इज़ वेरी टफ टू प्रेडिक्ट व्हाट कैन कम इन द क्वेश्चन पेपर। तो उसके बाद आपको करंट अफेयर्स की बुक्स ही लेनी चाहिए एंड यू विल हैव टू डाइवर्सिफाई योर सोर्स बेस फॉर साइंस एंड टेक अलोन। इट इज़ वेरी टफ टू प्रेडिक्ट साइंस एंड टेक क्वेश्चंस बट जनरली जो थीम्स आती हैं जैसे न्यू टेक्नोलॉजीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्लॉकचेन एनएफटीज कुछ न्यू वे ऑफ बायोरॉक माइनिंग जैसे न्यू टेक्नोलॉजी जो न्यूज़ में आती हैं तो आप उस पे फ़ोकस कीजिएगा। बट बेसिक्स रख सकते हैं बट उस पे जा बेसिक की बुक लीजिएगा, फिर करंट अफेयर्स मैगज़ीन एंड देन ऑनलाइन न्यूज़ पे जो भी है। पीवाईक्यू से भी आपको आइडिया मिल सकता है साइंस एंड टेक में क्या-क्या ट्रेंड चल रहा है। कैन यू गाइड अबाउट एंथ्रो ऑप्शनल? Um, can you guide about Anthro optional? Does it really have quite a small syllabus which makes it easy for revision? I'm in a dilemma if I have to go for maths or Anthro. So when you choose an optional, you should have a little bit of an interest in the optional, no doubt about it. I had interest in anthropology. Uska syllabus, I did not feel was as small, but that's because I have very less knowledge about other optionals. But it was a very diverse subject. Anthropology का syllabus biology भी होता है, उसमें culture होता है, थोड़ा सा linguistics भी होता है. इट्स अ वेरी गुड ऑप्शनल अगर आपका माइंडसेट ऐसा है दैट यू लाइक डाइवर्स सिलेबस you like to learn more things and anthro is a good optional but you should talk to someone who has gone for mathematics because over the years I've heard that maths is also good scoring if you have the right accuracy and if you've prepared very well but आप एक बार दोनों का सिलेबस देखना और देखिएगा कि do you like the syllabus of anthropology and maths. Think less about what is in the market, what the other guys are saying, what is more scoring, किसका सिलेबस अच्छा है, कौन सा टीचर अच्छा है, एक बार सिलेबस देखिएगा एंड देन थिंक कि क्या मुझे पसंद है ये करना। सिलेबस जब आप देखेंगे यू कैन चेक आउट टॉपर्स नोट्स, you can check out some books also. Take 1 or 2 good days to decide this and then you should go for between the two whatever is simpler. But I suggest you should talk to someone with a maths optional as well but anthropology is a good subject. इसमें अगर आप अच्छी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें अच्छे नोट्स बनाएं और क्वेश्चन को समझ के प्रेजेंट अच्छे से करें तो इट इज़ क्वाइट अ गुड ऑप्शन इट कैन रिवॉर्ड यू वेल एज ऑल्सो। मैम आपने प्रीलिम्स और मेंस कहाँ से दिया था? मैं चेन्नई में रहती हूँ, तो वहीं से मैंने दिया था अपना प्रीलिम्स और मेंस, ऑल माय अटेम्प्ट्स।
मैम इकोनॉमी के लिए क्या सोर्स पढ़ें और मेंस प्रीलिम्स के लिए एंड मेंस के लिए? तो इकोनॉमी के लिए भी फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी स्ट्रगल थी क्योंकि सिलेबस इसका बहुत ही ब्रॉड है। बट प्रीलि अगर आप पीवाईक्यूज़ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी कुछ थीम्स रिपीट होती रहती हैं। जैसे रुपी के बारे में पूछते हैं, बैंक रेट्स के बारे में, रेपो रेट के बारे में। तो 5 टू 10 क्वेश्चन्स इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट पे होते हैं, जैसे इन्फ्लेशन और एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। तो ये तो मुझे फिर पता चला 2020 के बाद और मैंने मृणाल सर के क्लासेस ली थी अनअकैडमी से। उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। मैंने एक ही बार क्लास ली थी उनकी और उनके नोट्स से मैंने सारे अटेम्प्ट्स अपने मैनेज करे थे। जैसे उन्होंने मोस्टली थोड़ा-सा जीएस मेंस का भी कवर कर देते हैं वो, जैसे प्लानिंग, नीति आयोग वगैरह के बारे में भी बता देते हैं, सोशल जस्टिस। तो उनसे मुझे बहुत हेल्प मिली। उनके जो कोर्सेज़ थे, उनके अंडरस्टैंडिंग, उनके नोट्स बहुत हेल्पफुल थे मेरे लिए प्रीलिम्स और मेंस के लिए। बट मेंस की प्रिपरेशन और आपको अपने हिसाब से भी करनी चाहिए। आप पीवाईक्यूज़ पक्का देखिएगा और अपने नोट्स बनाइएगा। जीएस 3 का जो होता है इकोनॉमी में, इसमें कीवर्ड्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। इसमें स्टैटिस्टिक्स और रिगर होना चाहिए आपके आंसर में। तो ग्राफ्स लिखिएगा, स्टैटिस्टिक्स लीजिएगा, कीवर्ड्स रख सकते हैं। तो इकोनॉमी के लिए आपको इससे मदद मिल सकती है। मैंने 2023 में दिपिन सर के भी करंट अफेयर्स क्लासेस लिए थे फॉर सम टाइम और उनके जो भी इकोनॉमिक्स के कीवर्ड्स थे, इकोनॉमिक सर्वे से उन्होंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली किया था। वो मैंने कंटेंट एनरिचमेंट के लिए जीएस 3 मेंस के लिए किया था और मृणाल सर के लिए मैंने प्रीलिम्स में किया था। अब प्रॉब्लम ये आती है कि आपके पास इतना कंटेंट होता है, तो फिर आप प्रेज़ेंट कैसे करते हो? पॉइंट्स में लिखते हो या पैराग्राफ्स में लिखते हो या ग्राफ्स बनाते हो, किस क्वेश्चन में क्या लिखना है, तो इसकी थोड़ी-सी चर्चा मैंने विकास सर से भी करी थी अम्ब्रेला पे एंड देन आई वुड डू अ लॉट ऑफ आंसर राइटिंग आफ्टर दैट। जो टेस्ट सीरीज़ आती हैं जीएस 3 की, आप उनके सॉल्यूशन पीडीएफ को भी अच्छे से देखना और आप उनके कंटेंट को भी अपने नोट्स में लिख सकते हैं। तो जीएस 3 इकोनॉमी थोड़ा-सा ट्रिकी था हैंडल करने के लिए बट समहाउ आई हैव इम्प्रूव्ड इन माय जीएस 3 पेपर्स ओवर द पास्ट 2 अटेम्प्ट्स। तो आप थोड़ा-सा मिक्स एंड मैच करके ऐसे कर सकते हैं। आई एम नॉट एबल टू क्लियर सीसैट इन 2023, हाउ टू मैनेज टाइम व्हाइल अटेम्प्टिंग द पेपर? तो जनरली मैं ये कहना चाहूँगी कि टाइम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स इन योर एग्ज़ाम, नॉट जस्ट इन योर प्रिपरेशन फेज़ बट इन द एग्ज़ाम ऑल्सो। क्योंकि एग्ज़ाम में हर मिनट, हर 30 सेकंड्स इतनी जल्दी बीतता है एंड इट इज़ सच अ गेम चेंजर फॉर यू। क्योंकि माय आईज़ वर ऑलवेज़ ऑन द क्लॉक एंड इन द पेपर, एवरी मिनट आई वुड टाइम। पर अगर आप सीसैट के लिए स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं, तो 2 मिनट से ज़्यादा 2 to 2 1/2 minutes you should not be spending per maths or per maths question, you should not be doing so. क्योंकि अगर आपकी स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए कि मैं कम से कम टाइम में कैसे क्वेश्चन को एक्यूरेटली कर पाऊँ। तो आप क्वेश्चन देखिएगा, अगर आपको ये टॉपिक पसंद है, आपको फ़ॉर्मूला याद आ रहा है जैसे रेशियो प्रोपोर्शन या प्रॉफिट लॉस या जो भी हो, फिर आप उसको अच्छे से 2 मिनट स्पेंड करके आंसर मिलके बबल कर लीजिएगा। दिस इज़ व्हाट आई वुड डू। मैंने सीसैट की मेरी जो स्ट्रैटेजी थी पेपर में प्रीलिम्स से बहुत मुश्किल थी। मैंने इसको आइटरेशंस में नहीं किया था। पेपर खोलते ही मैंने वो क्वेश्चन ढूँढा जो मुझे अच्छे से आता है और मैं करती गई बिल्कुल। अगर आपको 2 मिनट्स में नहीं आ रहा कोई क्वेश्चन या आपको फॉर्मूला ही नहीं याद आ रहा, तो प्लीज़ डोंट सिट एंड फाइट विद द क्वेश्चन एट ऑल। इट्स अ क्वालिफाइंग पेपर। आप 2 घंटे में जितना एक्यूरेटली कर सकते हैं दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो मैथ्स की स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए कि आप प्रिपरेशन के टाइम क्लासेस या तो जॉइन कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ले सकते हैं, पीवाईक्यूज़ देखिएगा, फॉर्मूला लर्न द फॉर्मूला एंड गो। और एग्ज़ाम में प्लीज़ चूज़ दोज़ क्वेश्चन्स वेरी क्विकली दैट यू नो यू कैन डू एक्यूरेटली। दिस हैज़ बीन माय स्ट्रैटेजी इवन इन वेरी हार्ड सीसैट पेपर्स लाइक 2023। एंड मैंने ब्राइट सर की क्लासेस ली थी अम्ब्रेला अकेडमी में। उन्होंने नंबर सिस्टम का बहुत ही अच्छा-सा लेबोरियस प्रोग्राम चलाया था, तो उसकी भी क्लासेस ली थी। 2021 में मैंने क्लासेस ली थी उनकी और 22 में भी थोड़ा-सा उनके साथ में टच में थी। तो ये मेरे नोट्स थे प्रिपरेशन के टाइम पे। बट इंग्लिश का जो आता है, अगर आपको इंग्लिश पैसेज पढ़ के समझ आ गया, देन प्लीज़ स्टिक विद इट एंड फिनिश इट ऑफ। अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा पैसेज का, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको आपका टाइम खींचने के लिए भी रखे होते हैं, तो आप उसको मत कीजिएगा, जो बहुत ही फिलॉसफी पॉलिटिकल साइंस के आ जाते हैं, तो यू कैन स्किप दैट, बट यू विल हैव टू प्रैक्टिस एट होम एंड स्ट्रैटेजाइज़। हाउ मेनी कैन यू डू इन द 2 आवर्स? गुड टेस्ट सीरीज़ फॉर प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन। सो मैंने 2019 में विज़न की ली थी और बट
मेरा 2021 से लेके 23 20 टू 23 तक मैंने अम्ब्रेला अकेडमी का प्रीलिम्स मेंटरशिप लिया था। क्योंकि उसमें क्या होता है दैट उनके 100 क्वेश्चंस नहीं होते, उनके 50 क्वेश्चंस होते हैं। बट 50 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं व्हिच आर वेरी सिमिलर टू द जीएस पैटर्न आल्सो। तो बिकॉज़ आई वाज़ इन टच विद देम फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई स्लोली माइग्रेटेड टू देम आल्सो। तो आई वुड से दैट दीज़ 2 आर गुड टेस्ट सीरीज़, यू कैन गो फॉर देम। बट मेंटरशिप के जो प्रीलिम्स लेते हैं वो, तो उसमें वो 2 घंटे बैठ के आपको आप पर्सनली भी बोल सकते हैं आपको कि आपने क्यों ये थॉट लिया, व्हाई व्हाट वाज़ रॉन्ग इन योर थिंकिंग। तो आई वुड सजेस्ट दीज़ 2. My GS marks in pre, I think I have scored above 100 in my past 2 attempts. And last year's attempt, I did approach 100. It has been above 100 for a lot. इस साल का मैंने देखा नहीं. But it has been comfortable, no doubt, since I have understood the examiner's mindset. Should we join coaching or not? Hmm. देखो, मेरी जर्नी ऐसी रही है कि मैंने एक जगह से कोचिंग नहीं ली थी, थोड़ी लॉन्ग जर्नी थी। मैंने 2019 में शंकर अकेडमी से शुरू किया था, उनकी मैंने कुछ क्लासेस ली थी जैसे मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक, इनकी अच्छी क्लासेस थी। तो इसके बाद थोड़ी सिचुएशंस चेंज्ड इन माय हाउस एंड ऑल दैट, सो आई कुडन्ट कंटिन्यू। और मैंने वहाँ के एंथ्रोपोलॉजी की कोचिंग भी ली थी शुरू-शुरू में, क्योंकि मुझे वो वाला ऑप्शनल पता नहीं था बिल्कुल भी एंड आई नीडेड समवन टू टीच मी। तो मौशमिका मैम है जो वहाँ पे लेती थी एट दैट टाइम, तो उनसे मैंने इंट्रोडक्टरी कोर्सेज़ लिया था। कोचिंग का प्लस पॉइंट ये होता है कि आपको वो बहुत अच्छा एंट्री दे देते हैं वो एग्ज़ाम में कि एग्ज़ाम कैसे होता है, आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, आपके नोट्स कैसे होने चाहिए और यू विल गेट अ गुड आइडिया अबाउट द एंटायर इकोसिस्टम। तो ये चॉइस आपकी है कि आपको कितना उन पर डिपेंड करना है या नहीं। मैंने तो चेन्नई बैठ के आई टूक अ लॉट ऑफ माय सोर्सेज़ ऑनलाइन आफ्टर 2019। आई डिड नॉट कंटिन्यू कोचिंग विद एनी वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। किसी कोचिंग क्लास से मैंने करंट अफेयर्स की हेल्प लिया, तो उनके बुकलेट्स देखे या ऑनलाइन सोर्सेज़ देखे, तो एक जगह से मैंने भी कोचिंग नहीं ली थी अपनी। बट मैंने अम्ब्रेला अकेडमी का मेंटरशिप जॉइन किया था, वहाँ पे वो आपको स्टार्ट टू फिनिश नहीं सिखाते, बेसिक्स नहीं सिखाते वहाँ पे। दे वांट यू टू डू इट ऑन योर ओन, बट दे गिव यू मेंटरशिप अबाउट व्हाट इज़ योर थिंकिंग प्रोसेस एंड हाउ यू शुड थिंक ऑन योर ओन। बट आई वुड सजेस्ट कि आप अगर ऑप्शनल आपका बिल्कुल भी फॉरेन है, तो ये शायद आप थोड़ा-सा देख सकते हैं वीडियोज़ ऑनलाइन, बट दिस इज़ योर डिसीजन कंप्लीटली। But I will tell you, please don't rely too much on any material from outside. It could be a topper, could be a coaching class, could be your peer also. तो यही कीजिएगा जिससे आपको अच्छी गाइडेंस मिले। मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं है अभी, मे बी आफ्टर सम टाइम, बट नॉट येट। करंट अफेयर स्ट्रैटेजी, अम, तो देखा जाए तो जैसे करंट अफेयर्स बहुत हेवी हो गया हमारे पेपर्स में और ऐसा भी कहा जाता है इट्स वेरी टफ टू प्रेडिक्ट व्हिच क्वेश्चन इज कमिंग। तो ये मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, हम जितने भी मैगज़ीन्स या ऑनलाइन या पेपर्स देखें, इट इज़ वेरी टफ टू प्रेडिक्ट व्हिच करंट अफेयर्स इज़ गोइंग टू कम एग्ज़ैक्टली। कुछ तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप न्यूज़पेपर्स इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन योर प्रिपरेशन। कुछ टॉपर्स कहते हैं कि नोट्स बनाना चाहिए, कुछ कहते हैं कि नहीं बनाना चाहिए। जनरली मैंने शुरू-शुरू में बहुत नोट्स बनाए थे। एडिटोरियल के स्टैटिस्टिक्स, कोटेशंस, स्पेशली जो इंटरनेशनल रिलेशंस के एडिटोरियल्स थे, वो बहुत ही हेल्पफुल थे। तो वो मेरी करंट अफेयर्स की स्ट्रैटेजी थी फ्रॉम माय न्यूज़पेपर्स। बट आई वुड नॉट मेक एक्सटेंसिव नोट्स फ्रॉम माय पेपर्स because I would leave a lot of the factoids for the current affairs magazines. तो न्यूज़पेपर्स मैंने करे थे, बट टू गेट अ वेरी जनरल आइडिया अबाउट क्या चल रहा है, दे इट्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट। सबसे पहले मैंने वो किया था। और फिर करंट अफेयर्स की जो मैगज़ीन्स आती थी कोचिंग क्लासेस की, मैंने एक उठाई थी, उसमें मैं अंडरलाइन करती थी कि मुझे क्या पढ़ना है। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पीवाईक्यूज़ अगर आप देखें, आपको ये पता चल जाएगा कि हर मैगज़ीन के जो पेज में है, उसमें से क्या आने वाला है रियल एग्ज़ाम में। सारी लाइन्स आर नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल, तो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम रीडिंग एवरीथिंग एंड बीइंग वेरी कन्फ्यूज़्ड। कुछ चीज़ें होती हैं करंट अफेयर्स की मैगज़ीन से व्हिच विल हेल्प यू इन मेन्स, सम थिंग्स विल हेल्प यू मोर इन प्रीलिम्स। जैसे अगर आप साइंस एंड टेक का उसकी मैगज़ीन उठाएँगे, तो उसमें जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, किलोमीटर्स, मीटर्स, ये अंडरलाइन कीजिएगा। दिस इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन अदर थिंग्स। तो कुछ पीवाईक्यूज़ देख के समझ आता है, कुछ इससे आता है, तो दैट शुड बी योर बेस फॉर स्टडीइंग फ्रॉम दीज़ मैगज़ीन्स। और थर्ड है कि
ब्राइट सर, विकास सर अपना करंट अफेयर्स कोर्स भी चलाते थे, तो उनके पीडीएफ्स मैं देखती थी एक बार कि कौन-सा इम्पोर्टेंट है, कौन-सा नहीं है। तो मुझे याद है कि बायो-रॉक माइनिंग और मियावाकी का जो क्वेश्चन आया था कुछ साल पहले, तो उनसे मुझे उनसे हेल्प मिली थी। तो ऐसे कर सकते हैं आप, बट इन जनरल इट्स वेरी टफ टू प्रेडिक्ट। यू कैन सी न्यूज़पेपर्स एंड यू कैन सी बुकलेट्स फॉर नाउ। अ, मेंस वैल्यू एडिशन कहाँ से करें? अ, तो इट्स अ गुड क्वेश्चन क्योंकि आपके आंसर्स आर लाइक अ मिरर टू द एग्जामिनर कि आप कौन हो, कैसे सोचते हो, तो दैट्स व्हाई यू शुड ऑलवेज बी अ लिटिल ओरिजिनल इन योर मेंस वैल्यू एडिशन। देयर आर सम ऑफ द वेज दैट यू कैन डू मेंस वैल्यू एडिशन। एक तो है कोचिंग क्लास की मैगज़ीन्स जो आती हैं, उसमें से दे हैव अ लॉट ऑफ गुड इन्फो दे हैव लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, लॉट ऑफ पिक्चर्स, स्टैटिस्टिक्स होते हैं उसमें, डायग्राम्स होती है, कीवर्ड्स होता है, केस लॉज़ होते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं आप एक लिस्ट बना लीजिए, व्हाट इज़ वैल्यू एडिशन? वैल्यू एडिशन सच एज़ केस लॉज़ होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, कोटेशंस होती हैं, थिंकर्स होते हैं, डायग्राम्स होते हैं, स्टैटिस्टिक्स जैसे यूएन का कोई रिपोर्ट हो गया या मैप हो गया, ये सब वैल्यू एडिशन माना जाता है, तो ये आपको कोचिंग क्लासेस के मटेरियल से मिल जाएगा। कुछ चीज़ें होती हैं जो पेपर में आती है, जैसे एक्सप्लेन्ड सीरीज़ होता है, आपको ट्रेंड्स बताते हैं किसी चीज़ का, डायग्राम बताते हैं, देन यू विल हैव अ गुड आइडिया अबाउट न्यूज़पेपर से भी ले लिया मैंने। दिस इज़ मोर देन इनफ, बट वैल्यू एडिशन से पहले यू विल हैव टू मेक अ बेस विथ योर पीवाईक्यूज़ एंड योर बेसिक कंटेंट। मेरी अ ऐसे जीएस ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी। तो आई थिंक थोड़ा-सा मैं बात कर लिया इन सब के बारे में, बट इन जनरल मैंने 2019 में शुरू किया था एंड मेंस जीएस और प्रीलिम्स साथ में चल रहा था मेरा। बट जब मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था 2020 के बाद, आई टूक 3-4 मंथ्स ओनली फॉर प्रीलिम्स टू अंडरस्टैंड कि गलतियाँ क्या हुई थी। उसके बाद जब मेरा प्रीलिम्स एक्चुअली पोस्टपोन हो गया था टू बाय 3-4 मंथ्स, उसमें मैंने अपना वो किया था मेंस। उसमें फ़ोकस ऐसा होना चाहिए कि आप एस्से, एथिक्स और ऑप्शनल को सबसे पहले करें। Optional being almost ready, like 70 to 80 percentage before your prelims, before your mains is always very easy. बट अगर आपका खत्म नहीं हो रहा तो ट्राई कीजिएगा मैक्सिमाइज करने का, बट अगर नहीं हो रहा देन यू कैन डू इट आफ्टर ऑल्सो लिटिल बिट, बट इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू फिनिश दीज थ्री पेपर्स विद सम अमाउंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिफोर योर मेंस पेपर कम्स। और जीएस भी थोड़ा-सा मैनेज कर ही लिया था मैंने आफ्टर माय मेंस थ्रू मेंटरशिप क्लासेस, बाय गिविंग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एक्सेट्रा। तो दिस वाज़ माय टाइमलाइन। अब ये बात है कि एस्से और एथिक्स मैंने बहुत साथ में इनकी प्रिपरेशन करी थी। मैंने दोनों ही में थिंकर्स लिखे थे, एग्ज़ाम्पल्स बहुत लिखे थे, आर्ग्यू किया था। टॉपिक्स थोड़े-से मिक्स एंड मैच करे थे, जैसे एस्से में इमोशनल इंटेलिजेंस लिखा या एथिक्स में कुछ और लिख लिया। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही सिमिलर पेपर्स हैं मे थे मेरे लिए, जबकि इनका स्ट्रक्चर बहुत अलग है। तो जनरली ये आप कर सकते हैं, इनको साथ में कर सकते हैं, कंटेंट यू कैन पुट हियर एंड देयर। और जो जीएस 4 का एथिक्स है, उसमें एग्ज़ाम्पल्स आर वेरी इंपोर्टेंट। आप इन ये एग्ज़ाम्पल्स जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस का एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ, यू शुड फाइंड सम पर्सनैलिटीज़ हू हैव बीन वेरी परसिवियरेंट एंड हैव डन वेरी वेल। आप सिविल सर्वेंट्स का एग्ज़ाम्पल भी लिख सकते हैं अपने पेपर्स में, जीएस 4 में। तो ऐसे एग्ज़ाम्पल्स आप प्रॉपर कॉपी से देख सकते हैं, न्यूज़पेपर से ले सकते हैं, बट उससे पहले यू शुड हैव कंटेंट रेडी फॉर जीएस 4 एथिक्स फॉर ईच टॉपिक, पीवाईक्यूज। तो सारे मेरी स्ट्रैटेजी ऐसी रही कि मैं पीवाईक्यूज देखूं, ट्रेंड देखूं, वैल्यू एडिशन करूं, टेस्ट सीरीज देखूं, उसके सॉल्यूशंस पीडीएफ से भी एनरिच करके देन आई वाज प्रिपेयर्ड मोर आफ्टर रिविजन। जब आप आंसर राइटिंग करते थे तब आपके आंसर्स को किससे चेक करवाते थे? ओके। तो शुरू-शुरू में आंसर राइटिंग तो मैं कोचिंग क्लासेस को दिखाती थी अपने आंसर राइटिंग की स्ट्रक्चर ठीक है या नहीं। अम्ब्रेला को दिखाया था मैंने और बहुत-बहुत शुरू में शंकर अकेडमी को भी दिखाया था। कुछ मेंटर्स होते हैं वहाँ पे। अब अम्ब्रेला अकेडमी में उन्होंने मेरी प्रेज़ेंटेशन को बहुत ठीक किया था। उन्होंने ये कहा था कि राइटिंग को थोड़ा-सा कैसे चेंज कर सकते हैं या कैसे नीट बना सकते हैं, क्यों क्लटर्ड दिख रहा है। बट आप जितने ज़्यादा लोगों को दिखाएँगे, मतलब जिन्होंने क्लियर किया या जो अच्छे आंसर राइटिंग को जानते हैं,
आपको अच्छे से सजेशंस मिल ही जाएँगे उससे। बट आफ्टर अ पॉइंट ऐसे हो जाता है कि आप खुद ही जान जाओगे कि अच्छा आंसर कैसा है, क्या नहीं है। तो आपको शुरू-शुरू में मेंटर्स से ले सकते हैं, बट अगर आपके पास ऐसी असिस्टेंस ना हो, फिर आप टॉपर्स की कॉपीज़ देख सकते हैं। उसी आंसर को आप अपने आप लिखिएगा विदाउट सीइंग द टॉपर्स कॉपी एंड फिर आप कंपेयर कर सकते हैं कि हाउ इज़ अ टॉपर राइटिंग? एम आई राइटिंग इट लाइक देम? कुछ मैं ऐड कर सकता हूँ। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट आई हैड शोन इट टू द मेंटर्स एट अम्ब्रेला अकेडमी। How to start answer writing? Um, आंसर राइटिंग इज़ अ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस इन दिस। तो आप क्या कर सकते हैं, आप पीवाईक्यूज़ देखिएगा सबसे पहले। अगर आपके आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं है, फिर आप पीवाईक्यूज़ रफली लिख लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन दिया है तो आपके दिमाग में क्या आता है? बट यू विल फाइंड इट इज़ वेरी हार्ड टू स्टार्ट आंसर राइटिंग बिकॉज़ आपको ये लगेगा कि मेरा आंसर अच्छा ही नहीं है और मेरा आंसर और अच्छा हो सकता है। देखो टॉपर ने कुछ और लिखा है, तो यू विल नेवर बी हैप्पी विद आंसर राइटिंग। पर अगर आपको शुरू करना है, यू हैव टू शेड द हेसिटेशंस ऑफ अ वेरी गुड आंसर कि बहुत अच्छा आंसर लिखना है, फुल मार्क्स लाने हैं जीएस में। तो किसी की भी शुरुआत ऐसे नहीं होती, इट टेक्स यू अ लॉट ऑफ टाइम। सबसे पहले साइकोलॉजिकली रेडी कीजिएगा खुद को कि अभी मुझे लिखना ही है, जो भी लिखूँगी मैं अपने आप लिखूँगी। अपनी जो भी प्रिपरेशन है बिल्कुल ठीक है। तो वन्स यू स्टार्ट राइटिंग, फिर आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। आप 4 बाय 4 की जो यूपीएससी की बुकलेट्स आती हैं, मैं उसमें करती थी विद द सेम पेन दैट आई विल बी यूजिंग इन द रियल एग्जामिनेशन। आई यूज्ड टू हैव अ बॉल पॉइंट पेन, तो मैंने उसी से अपनी सारी आंसर राइटिंग करी थी। तो आप उस पे अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। एक्चुअली यूपीएससी की भी स्पेसिमेन शीट्स आती हैं, आप उसपे भी देख सकते हैं। तो आप क्वेश्चन लिखिएगा और रफली जो भी आपको लग रहा है आंसर होना चाहिए, जस्ट स्टार्ट राइटिंग और टाइम कीजिएगा अपने आप को। यूजुअली 6 टू 10 मिनट्स में आपका 10 मार्क और 15 मार्कर खत्म हो जाना चाहिए था, हो जाना चाहिए। शुरू में शायद ना हो, टाइम लेके अच्छे से इवन इफ यू स्पेंड हाफ एन आवर राइटिंग एन आंसर दैट्स कंप्लीटली फाइन, बट ओवर टाइम इट विल डिक्रीज़ फॉर श्योर। So if you're not practicing, then your learning curve will not be as nice as you want it to be. So keep your materials ready, your pens, your paper, and your PYQs, and start doing so. And then psychologically be prepared कि my first answer will not be the best answer. अब आंसर लिखने के बाद always go back and try to make it much better. But take another color pen और आप फिर उससे इंट्रोडक्शन सर्कल कीजिएगा कि मैं इसमें शायद कुछ और इंट्रोड्यूस कर सकती थी, डेफिनिशन लिख सकती थी और समथिंग, कहीं डायग्राम आ सकता था, कंक्लूजन अच्छा नहीं है। ये भी देखिएगा हैव यू आंसर्ड द क्वेश्चन एग्ज़ैक्टली और नॉट? एंड जैसे क्वेश्चन आया था कि कैसे करेक्ट करवाती थी, यू कैन सेंड इट टू मेनी पीपल एंड देन चेक। सो दिस इज़ हाउ द प्रोसेस कंटिन्यूज़ एंड यू कैन आल्सो जॉइन कोचिंग टेस्ट सीरीज़, दे आर आल्सो क्वाइट हेल्पफुल। 3 घंटे घर पे बैठ के यू कैन आल्सो टेस्ट देम। सो दिस इज़ हाउ आई वुड से आंसर राइटिंग। How to prepare for essay. So I think I already touched upon this topic a bit, but you have to be sure how you will structure the essay. तो जैसे 10 to 12 शीट्स आती हैं उसमें और उसमें हर पेज पे 2-3 पैराग्राफ्स यूजुअली लोग लिखते हैं। फिर आप अपना पीवाईक्यूज़ देखिएगा और 15 मिनट्स लेके हर टॉपिक का एक बार स्ट्रक्चर सोच लीजिएगा कि मैं इंट्रोडक्शन में ऐसे लिखूँगी और कंक्लूजन ऐसे लिखूँगी। ऐसे की बात मेन्स आंसर से बहुत दूर होती है क्योंकि ऐसे में यू आर टेकिंग द रीडर थ्रू अ जर्नी, बट अ मेन्स आंसर इज़ अ स्नैपशॉट ऑफ द एंटायर इश्यू। तो ऐसे में ट्राई टू थिंक ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस, सोशो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक ऐसे डायमेंशंस भी देख सकते हैं। ऑनलाइन टॉपर्स के बहुत सारे स्ट्रैटेजीज़ हैं, आप उसको देख सकते हैं, बट आजकल जो फिलॉसफी के टॉपिक्स आ रहे हैं, उसमें दे वांट यू टू बी वेरी आर्गुमेंटेटिव लाइक अ फिलॉसफर। बहुत टॉपिक्स आप देखेंगे जैसे अ शिप शुड सेल अवे फ्रॉम द शोर टू फाइंड इट्स जर्नी, ऐसा कुछ टॉपिक जो था, तो आप पहले हर वर्ड को मेटाफर देखिएगा, शिप का मतलब क्या है, शोर शोर का मतलब क्या है, व्हाट डज़ इट मीन, सब 3-4 पैराग्राफ इसमें कर लीजिएगा। तो माय पॉइंट इज़ यू स्ट्रक्चर योर एसे इन अ वे based on your PYQs and then collect the fodder materials as I've already mentioned on top. So 15 minutes की exercise कीजिएगा for a few weeks and then start doing your essay writing practice and then you can show it to a lot of people. But always make sure that your essay is answering the topic exactly. Because a choice of essay जो हमारे choice आती है उसमें अगर आप गलत choose कर लें and you're not doing justice, then your marks will also not be high. मैम स्टैंडर्ड बुक्स का भी नोट्स बनाया या नहीं? ओके, तो मैंने एनसीईआरटीज़ के तो नोट्स इतने नहीं बनाए थे। आई डिड अ कर्सरी रीडिंग और मैंने बुक्स में थोड़े से मार्क कर लिया था विद अ लॉट ऑफ पोस्टर्स, सो आई डिडंट डू दैट। बट ये जो मॉडर्न हिस्ट्री
नॉट मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री के नोट्स थे, वो मैंने नोट्स बनाए थे उसके फ्रॉम तमिलनाडु टेक्स्ट बुक या जो बाकी बुक्स थी तो उनके बनाए थे। पॉलिटी मैंने लूसेंट लक्ष्मीकांत से पढ़ी थी और स्पेक्ट्रम भी मैंने अपनी हिस्ट्री भी मैंने स्पेक्ट्रम से पढ़ी थी। तो मैंने स्टैंडर्ड बुक्स की तो इतने नोट्स नहीं बनाए थे, बट मेंस के लिए मैंने अच्छे से बनाए थे उसके नोट्स। बट एंशिएंट मिडिवल के लिए आई हैड टू मेक सेपरेट नोट्स और इकोनॉमिक्स के लिए जो वो मृणाल सर की नोट्स थे, आई रिलाइड मोस्टली ऑन दैट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एनवायरनमेंट के जो नोट्स थे, अपार्ट फ्रॉम शंकर की बुक, खुद के जो मैप्स और पीवाईक्यूज के नोट्स थे, दैट आई डिड ऑन माय ओन। मैम, इज पीटी 365 इनफ और डू वी नीड सम मोर सोर्सेज फॉर साइंस एंड टेक? तो अगर आप 2024 का अटेम्प्ट दे रहे हैं, देन आई वुड से पीटी 365 इज आपके पास इनका टाइम है तो आप ये कर सकते हैं, बट जनरली अगर आप मंथली भी देखें साइंस एंड टेक की, तो थोड़े और टॉपिक्स आपके कवर हो सकते हैं। तो आई फील लाइक दैट विल ऑल्सो बी हेल्पफुल अगर आप मंथली देखें। साइंस एंड टेक में जितना कर सकते हैं, दैट्स ऑलवेज बेनिफिशियल बिकॉज वी डोंट नो विच क्वेश्चन विल कम, तो इट इज अ बिट रिस्की ऑल द टाइम। सो द मोर यू डू, इट्स ऑलवेज बेटर, बट you should be able to revise what you have done. अगर आप एक ही बार बहुत सारे कोचिंग क्लासेस या बहुत सारी बुक्स पढ़ लें पर आपको फिर याद ही नहीं है कि क्या हो रहा है, then that is also a colossal waste. So what I did is I had a basic textbook in 2019. After that, I was doing a bit of the monthly magazines to see the topics. And जो भी news में आता था, you should definitely keep your eyes out for new technology, something unique in the news, something on agriculture technology. तो ये सब आता है. What should be the ideal daily timetable? Uh, See, that depends a lot on your circadian rhythm. I tend to work better a little bit later in the night, so I would study overnight a little bit later and then I would wake up. But ideally, I would suggest that you can slot your schedule, your entire day into 3 different blocks. आप मॉर्निंग का ब्लॉक ले सकते हैं, आफ्टरनून और इवनिंग का ले सकते हैं। जैसे अभी प्रीलिम्स आ रहा है पास में, then your first block should be revision of your standard textbooks in the middle, and बीच में you can do a PYQ analysis, you can also do CSAT preparation, you can give a test, and then at night you can do current affairs revision, and another day you can do a little more of the dynamic subjects like science and tech revision in the morning. So I would suggest you slot your day like this in 3 different blocks when the prelims is approaching, 1 or 2 months before. But in case you have memes also that you're giving, then in that case, some people do GS half a day and optional the other half. This, if it works for you, you should do this because both need to happen side by side. But personally, it did not work for me, so I would slot my entire week into few days for optional and few days for GS. So ideally, you wake up periodically the same time, have good time for your meals also, and try to perhaps do some physical activity in the evening. Maybe half an hour is more than enough just to keep your body a bit alive. And आपकी whatever be your sleep cycle, whatever is your circadian rhythm, I think you should stick by that. CSAT का पेपर कैसे अटेंड करना है? So as I mentioned, मेरी strategy ये थी that I would quickly run to those questions, maths questions. I would do English separately and maths separately. This worked well for me. It may not work for everyone because some people like to take a break between their maths questions. But I would do all maths together, quickly finish all maths, maybe within an hour and a half, within an hour. So I finished that with 1.5 hours, and I would choose those topics in which I knew I had a strong point, which I prepared very well. Some topics on number system, some topics on ratio proportion. अगर question देख के आपको बिल्कुल पता चल गया कि हाँ, I know how to proceed, then I would stick 2 minutes and finish it off. If I'm not able to get the answer within 1.5 minutes, I would skip it immediately and go to the next one. तो एक बार तो 1 hour में ऐसा होना चाहिए that you've seen all the maths questions and you know what you have to do. So I attempted my papers like this. I did not do iteratively. I did not have the time to go back to the question which I've left because there's very little time to do maths. And English का मैंने ऐसे किया था, if I understood the passage, I would stick to it. And generally there are 2-3 questions on one passage, then I would definitely attempt it because I know I've spent that time reading a passage. So this way you can attempt and plan it. If you feel like you want to do 5-6 maths, 2-3 passages and then again go to math, that's also completely okay. A lot of people have also done that.
Um, Due to the unpredictable nature of prelims, how to selectively study current affairs and books selectively. So, what in many ways you're trying to say is how to limit the sources of what you're studying. One way for this is to have, if you have seen a lot of sources before, is to have a very lucid small set of notes to which you keep going back to. It is very unpredictable, but the reason that a lot of people clear prelims again and again is because they have a very good idea about the core themes of the exam. तो आप किसी भी book से ले सकते हैं वो, any book will have give you the core themes, and they have a good idea about the PYQs and examiner mindset. So the question is less about which textbook to study from or how to selectively read a particular topic, but more about knowing the core themes and the examiner mindset. A lot of this aid I had gotten through Umbrella Academy only, but PYQs अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, आप उसी को देखिएगा. आप 4-5 months until prelims you can study a lot of content, but after, when you're approaching prelims in the next 2-3 months, you should be studying only those which are very important. I can tell you a few of the important topics, very small list. For example, modern history, the Charter Acts are very important. Tribal revolts are very important. So these are some of the selective study topics that you should do. In polity, fundamental rights, DPSP, fundamental duties, constitution, a lot of these topics are very important in the beginning. और जैसे environment में tiger reserve का map और animals के बारे में, some agriculture technology, these keep coming. और economics में they ask you a lot of questions on conceptual topics. तो PYQs देखिएगा, you will see a good trend and that can help you in selective studying. मैम प्रिपरेशंस के स्टार्टिंग से ही नोट्स बनाए या बाद में? आई डिड माय नोट्स इन द बिगिनिंग itself. I because personally I like to write and study a lot. I don't like to just read. तो आई डिड अ लॉट ऑफ राइटिंग इन द बिगिनिंग इटसेल्फ. मैंने एनसीईआरटीज़ के इतने डिटेल नोट्स नहीं बनाए थे, बट मैंने सम बुक्स के जहाँ पे कंटेंट बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, लेट्स से ज्योग्राफी और लेट्स से फॉर इकोनॉमी, देन आई हैड एडेड अ बिट नोट्स हियर एंड देयर, बट मैंने शुरू से कर लिए थे राइटिंग प्रैक्टिस. जैसे नितिन सिंघानिया से मैंने छोटे-छोटे नोट्स बनाए थे टू जस्ट सप्लीमेंट माय पीवाईक्यूज़. But it was a mix of having the standard books and also notes for me. But I did not do any digital notes because I was not comfortable with that. But I was making notes from the beginning itself. But आपकी strategy ऐसी होनी चाहिए that if the content is from many textbooks, let's say for optional or for something, then you should have notes which make sure that you don't go back to those content or to the books again. Your revision should be from a very clear idea कि ये ही book से यहीं से पढ़ना है. So you should be able to recall your notes easily. So the strategy is up to you completely, but I would suggest that you keep your notes short and very clear to you कि यहाँ से ये पढ़ना है, even if you're not writing Lakshmikant again or Spectrum again. आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था मैम? सो आई हैव गिवन 2 इंटरव्यूज़ और मेरे पहले इंटरव्यू में आई हैड गॉटन इंटू द इंडियन रेवेन्यू सर्विस एंड बोथ टाइम्स द बोर्ड्स वर वेरी कॉर्डियल टू मी. They were extremely welcoming, they're very cordial and they want the best out of you. So they're not there to put you down or make you feel very anxious in general. But पहले इंटरव्यू में I was very scared because you're coming out of a very different sort of personal preparation to a more commonized, less anonymous preparation. तो फर्स्ट टाइम मेरा जो क्वेश्चंस थे इट वाज़ अलोंग माय डीएएफ, अ लिटिल मोर अलोंग डीएएफ. जैसे मैंने बॉक्सिंग के बारे में लिखा था, रूबिक्स क्यूब लिखा था एंड माय एक्सपीरियंसेस इन कॉमनवेल्थ एसे राइटिंग. एंड हमारी फॉरेन पॉलिसी पे भी अच्छी चर्चा हुई थी उस पे, क्योंकि G20 न्यूज़ में था और हमारी पॉलिसीज़ और नेबरहुड पे भी बहुत डिस्कशन हुई थी, माय बर्थ प्लेस. So it was a very interesting interview. I think I was able to answer a lot of questions, but मुझे लगा कि मैं और इम्प्रूव कर सकती थी. तो मेरे सेकंड इंटरव्यू में आई फोकस्ड अ लॉट ऑन आर्टिकुलेशन. Articulation means how clearly can I communicate what I want to feel, but in a very precise and clear manner. It should be precise also, because you want to capture the attention of the listener also. So I focus on articulation.
अनिल स्वरूप सर से भी बहुत हेल्प ली थी मैंने। ही ऑलवेज़ स्पोक अबाउट आर्टिकुलेटिंग योरसेल्फ एंड रीडिंग द न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स एंड रिगर्जिटेटिंग इट योरसेल्फ। तो आई थिंक दैट हेल्प्ड मी अ लॉट लेटेंटली इन माय सेकंड इंटरव्यू। और तब भी बोर्ड बहुत ही अच्छा था। दे वर वेरी कॉर्डियल। वी स्पोक अबाउट इट वाज़ मोर डायनामिक इन माय सेकंड इंटरव्यू। इट वाज़ लेस ऑन डीएएफ, अ बिट मोर ऑन एनवायरमेंटल पॉलिसीज़, ईओके पॉलिसीज़, ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी पे क्वेश्चंस थे, इसराइल हमास पे भी टॉपिक्स थे, क्योंकि मैं आईआरएस में थी। कुछ क्वेश्चंस थे ऑन डिजिटल इंडिया एंड अ लॉट ऑफ द रिफॉर्म्स इन आईआरएस। एंड आई हैव इम्प्रूव्ड इन माय सेकंड इंटरव्यू, so I'm quite grateful that I was able to डू अ लॉट ऑफ द इम्प्रूवमेंट। एंड इनमें कोचिंग क्लास की थोड़ी मदद ली थी मैंने, जैसे मॉक्स दिए थे इन आई थिंक फ्यू प्लेसेस। आई डिडंट डू एन ओवरकिल ऑफ मॉक्स इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट एंड नॉट इन माय सेकंड। तो बहुत ही जल्दी डेट आ गई थी मेरी, तो आई कुडंट डू अ लॉट ऑफ मॉक्स एट दैट टाइम, बट आई डिड वन टू वन सेशंस विद, जैसे वाजीराम रवि सर थे और आयुष सर थे। आई डिड लॉट ऑफ वन टू वंस एट किंग मेकर्स ऑल्सो। तो उनमें क्या होता है, देयर इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस of giving your views and getting it back. So I think मेरी preparation, it was a lot of fun. I can say that. Okay. How to learn current affairs from monthly magazines. तो सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स हेवी टॉपिक्स होते हैं, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट एंड some of these topics. So you can focus a bit more on that. You can underline इम्पोर्टेंट फैक्टॉइड्स एंड कीप देम विद यू फॉर प्रीलिम्स। और मेंस की जो प्रिपरेशन होती है वो आप अपने इन्फोग्राफिक से उसको भी देख के रख सकते हैं। सो फोकस मोर ऑन द कंटेंट हैवी टॉपिक्स। उसके बाद आप जा सकते हैं ऑन लेट्स से कल्चर और पॉलिटी, जो आपके स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनसे हट के थोड़ा सा आप इसको देख सकते हैं। सो प्रायोरिटाइज दीज टॉपिक्स इन योर मंथली मैगजीन्स। It's always smart to do monthly magazines. You can also do PT365, but if you have time, monthly magazines are also very helpful. But I would suggest that you understand the art of studying current affairs from these magazines, because not every line warrants your attention for prelims at least. So always be sure that you underline the facts a bit more clearly and you revise that a bit more. Study में consistency कैसे बनाए रखें, मैम? See, I think a lot of reasons why studies become inconsistent is maybe because you get fatigue, you get pressurized, you get anxious, maybe impatient about the exam. थोड़ा सा ये लगता है कि कितना competition है, क्या होगा, कहाँ से पढ़ना है. A lot of factors, or you're just studying so hard कि थोड़ा सा burnout हो सकता है. It happens to everyone who has crossed the finish line. Also, everyone feels that there is a lot of difficulty maintaining consistency. It's not humanly possible to be your best productive self 24/7. बट मेरा मानना यही है कि एग्ज़ाम में हम जो कंट्रोल कर सकते हैं वो अपनी हमारी अच्छी हैबिट्स हैं। तो कंसिस्टेंसी ऐसे बनाए रखा कि ईटिंग गुड डाइट एंड हैविंग अ प्लान फॉर द डे, हैविंग गुड फिजिकल एक्टिविटी, हैविंग अ गुड सपोर्ट सिस्टम जो आपको अगर आप थक गए तो आपको बोलें कि नहीं कर सकते हो। तो हैविंग गुड हैबिट्स ऑटोमेटिकली आपकी कंसिस्टेंसी बन जाएगी। अगर आप बहुत एराटिक रहे हो, बहुत प्रेशर डाल रहे हो खुद पे, हर दिन अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर रहे हो, बहुत कन्फ्यूज़ रहते हो, फिर कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम आती है। बट टू मेंटेन कंसिस्टेंसी, have good daily habits, waking up whenever you want to, studying very well, keeping distractions away. I personally chose to be quite cut off from everyone. May not work for everyone, but I personally chose to do that by keeping social media away and a lot of my phone for essentially a lot of these things. तो आप वो भी कर सकते हैं. You can artificially do a lot of this, और internally also you can really solidify yourself कि मैं कर सकता हूँ. It's not very tough. A lot of people have done it and so can I. So maintain good habits and good support system. Is Mrinal sir's content enough for mains? You have used it for prelims. So, sir's notes are very helpful for prelims, no doubt. For mains also, sir's notes were a very important base for me. उनका जो last pillar था, I think on social justice, वो मैंने GS2 में भी अपना बहुत use किया था, और GS3 में भी it helped a lot. But I think sir himself says that it is very important for prelims, but mains के लिए उनके notes के अलावा मैंने जैसे कहा था current affairs magazines के भी statistics आप डाल सकते हैं. PYQs you have to see for mains. You have to make your own answers. And you have to take notes from the papers. So these things you have to do for any subject in mains. No one's notes
are going to be the Bible and the be all and end all. किसी के भी नहीं हो सकते और इस preparation में आपको it's very tough to predict where your notes are ending as well. So you should supplement smartly based on PYQs. Sir also has, I think, a series on PYQs for mains which he had done, I think in 2020, 2021. आप उसको भी देख सकते हैं एक बार। मेरा डेली स्टडी शेड्यूल आपका डेली स्टडी शेड्यूल कैसा रहता था? So I would wake up. I was not a very early riser, but I would wake up at about a little bit in the morning, and then I would start my newspaper reading for half an hour to 1 hour, start my day fresh, and then I would jump into prelims revision when the prelims are approaching close by. So मैं lunch तक करती थी वो, and then I would take a small break for lunch. After that, I moved on to my answer writing. जैसे 2 बज गए तो I would do a bit of answer writing for GS. These were GS days. Prelims in the morning, mains in the afternoon. At night, I would do current affairs. So I would slot my day like this. And in the middle, in the evening, I like to do boxing or some other activity, tennis. So when I would have the opportunity, I would go. It was not as consistent because with the exam, it's very tough to keep up a physical activity. But I would slot my day this way. और जब optional पढ़ती थी तो I would do optional the entire day. This fit me best. Jaise I would study a bit in the morning, let's say get my notes and understand the concepts, do a bit of answer writing in the afternoon, and then revise at night. Revision is also very important. I have struggled with the amount of revision that I wanted to do क्योंकि time management थोड़ी दिक्कत होती थी उसमें throughout the preparation. But I hope you can really revise as much as you can. That will help you a lot in all your papers. So keep a slot for revision also. मैम करंट अफेयर्स कैसे याद करें? Hmm. So current affairs, one thing is कि you should not be mugging up all the facts of current affairs unless it is a very important topic and you think it might come in science and tech, for example. जैसे आपको शायद रेंज पता होनी चाहिए मिसाइल्स की, तो हर चीज़ आपको याद नहीं करनी चाहिए। बट इसका सॉल्यूशन यही है कि आपको जनरल आइडिया होना चाहिए थ्रू रिविजन। रिविजन इज़ द ओनली वे दैट यू कैन रिकॉल दिस। एंड इन द एग्जाम, मेन्स एंड प्रीलिम्स एंड इंटरव्यू, nobody will ask you exact statistics कि इसका रेंज बताओ, ये कहाँ पे है, किस कंट्री में है, किसका क्या है। They will not ask you this sort of factoid at all. But the beauty of general studies is that you should have an idea that this is the range of something. तो इसका solution होता है कि आप रिवाइज करें। और जैसे पॉलिटी में अगर केस लॉज हैं, you should learn it. या तो कुछ टॉपर्स ये भी करते थे, मैंने देखा है that they make a separate sheet for all the case laws. I have also done that. तो जो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, आप उसका छोटा-सा नोट बना लीजिएगा साइड में, लाइक रेंज फॉर साइंस एंड टेक, जैसे एनवायरनमेंट का मैप्स हो गया या कॉप 28 या जो भी उनके न्यूज़ में आ रही हैं चीज़ें, और जैसे पॉलिटी के केस लॉज़ हैं, तो आप इसके नोट्स बना सकते हैं इफ यू वांट इन शॉर्ट। बट माय सजेशन टू यू वुड बी दैट देयर इज़ नो अदर way out but revise again and again. Okay. Is it beneficial to give more preparation and revision time to optional essay, ethics, and static rather than current affairs like newspapers with very little ROI? I completely agree with this because throughout, if you have also noticed, I mentioned that you should give a block in the day for current affairs, but it should not be your only it should not be your only focus to prepare throughout. Optional, putting time in optional essay and ethics will clearly guarantee a very good main score to you because you can show a lot of originality in these things. Because GS mains, by large, the marks are not very different for a lot of the people, but optional essay and ethics will be a very big differentiator. Now, static GS portions, if you go wrong in the exam, the fourth thing that he asked, optional essay, ethics, and static. So if static you go wrong in your prelims, then there's a very less chance to clear because these are some of the questions which everybody will be doing and you cannot afford to make mistakes in. So 4 of these will give you a very, very, very good ROI. And like I said, current affairs is very tough to predict, but you cannot ignore it completely. So I would suggest that you keep revising from your little sources, newspapers and magazines, but your major focus has to be these 4 on the top.
even if the same topic of current affairs doesn't appear in the paper, you will still have some idea to attempt allied topics. So this is why current affairs is also quite helpful to you. How do we connect with you? Social media is one way you can connect with me there. Um, and how many hours one has to work in IRS? Um, so IRS, my previous service, it is I was under training, so I didn't enter the job yet. But as far as I know, it's quite a technical service because there is a lot of knowledge work that you do yourself. So it has quite a lot of busy hours per day, and but it's a very fulfilling job also. And it's a little more technical compared to the other services because you also abide by different acts, and there's a lot of finance and accounting involved. So it does keep you quite busy. अब हिस्ट्री के फैक्ट्स याद करने का ट्रिक क्या है? अम, अगर हम एक तो है कि रिविजन करना पड़ेगा, यू हैव टू मेक वेरी स्मॉल नोट्स. I also suggest that if you look at the PYQs, there are some facts which they keep asking. For example, the colonial warehouses, the cantonments, they ask invaders a lot. So ये जो topics हैं उसके आप अलग से notes बना लीजिएगा. That is one major fact that you should revise. The repeating topics which are coming again and again. And second thing is for history, ancient, medieval, modern, you should always have a timeline ready. Without timeline, these three subjects will go for a toss. You need to know the year in which, or generally the year in which Battle of Terrain happened, or when this invasion happened. You need to know Rowlatt Act came when, before which incident. These A lot of these things. So your timeline is the most important thing. जब आप टाइमलाइन अच्छे से बना लें अपने नोट्स में फॉर दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं. अब बहुत मेनी कोचिंग मटेरियल्स आर अवेलेबल ऑनलाइन. मेक दैट टाइमलाइन रेडी एंड देन स्टार्ट पुटिंग ऑल योर इन्फॉर्मेशन इनसाइड द टाइमलाइन एज रिविजन इन योर ब्रेन. तो इससे आपको बहुत फैक्ट्स याद रहेंगे. दिस वाज वन स्ट्रैटेजी आई हैड अप्लाइड. I don't remember polity articles even after multiple revisions. Uh, Polity articles, there is, it is, if are you talking about, just a second, yeah. I don't remember polity articles even after revision of 50 to 60 days. So polity articles are very important. You need to know, you don't have to know all the articles, just the important ones. For example, you need to know DPSPs, you need to know fundamental rights, fundamental duties, state center relations ke jo articles hote hain, those are very important. Some of the strategies that a lot of toppers do is they buy these the article maps online and they put it on their wall. So you can do that if you wish to, but I think writing again and again is very important. You can do another strategy, like when you read the article, you can test yourself with a quiz. You can write the article numbers and then you can take 20 minutes off and write what you think the article is. And if you keep doing this every day, it might help you in associating things better. तो आप खुद का भी क्विज ले सकते हैं. Do this every day, and apart from that, do a lot of test series because in that you will know what's the right way out. But there's no other way but to revise and keep repeating the articles. Articles are very important in this exam. I'm not able to achieve my daily targets and then I get demotivated. It is a valid reality for all of us because we tend to sometimes over plan a lot in our day also, that we want to do so many things in a day. तो कभी-कभी ये भी हो जाता है कि हम इतनी चीज़ें भर देते हैं टू डू लिस्ट में कि हमसे कुछ भी नहीं हो पाता. Um, but don't feel demotivated because everyone faces some bad days and some good days. But अगर आप अगले दिन उठ के अच्छे से पढ़ सकते हैं, then that itself is a very good victory. तो and you never know how close you are. I have also read this the book on Atomic Habits where they say every small step that you take towards your goal, they all culminate to give you a much larger goal in life. So even I have had a lot of days where I have felt so disappointed with my work. I was not finishing targets, not doing tests well. तो मुझे मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, but do keep in mind that as long as you wake up the next day ready to do the same thing, then it's nothing like it. You're still proceeding in the right direction. So keep up that positivity and keep it going.
Should it be wise to follow Yojana, Kurukshetra, EPW, and down to earth selectively with respect to understanding issues in depth and analytically? Or is newspapers like the Hindu and Indian Express more than enough? So, if you have the time to do Yojana, Kurukshetra, EPW, then it's fantastic. But before that, you should have your PYQs, your basic content ready, and these should be your garnishes for the answers. I have myself done a lot of these in the past few attempts, but they were not giving me the exact result because I hadn't gotten my mains and PYQ base ready. So please, I don't think it makes sense to go very deep into all of these at this point if you have not gotten a basic mains answer writing कंटेंट रेडी पर आप उसको ये बहुत अच्छे टॉप इन बुक्स हैं इनमें से आपको स्कीम्स मिलती हैं अच्छे एग्जांपल्स मिलते हैं बहुत स्टैटिस्टिक्स मिलते हैं यू गेट अ लॉट ऑफ गुड conceptual clarity also. So once you get your mains ready and then you can keep adding it side by side if you have time. So there's nothing wrong in this, but I would suggest that you do it in a very careful manner so that you don't dive so deep that you get lost in all of this. तो उसको selectively कर सकते हैं आप बट हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इनसे प्रीलिम्स की भी तैयारी अच्छे से हो जाती है जो एक्सप्लेन सीरीज आती है तो उनमें से यू कैन गेट गुड कंटेंट आउट ऑफ इट सो यू कैन डू अ लॉट ऑफ this but keep your base ready is what I would say. I have myself done Yojana and down to earth, if I'm not wrong, in my past attempts. But I've relied more on coaching class materials for my content enrichment and practicing that. खुद से नोट्स बनाए या दूसरों के नोट्स से पढ़ना चाहिए मैम? So it is a mix of both, the answer, because in my experience, I did not feel satiated just looking at someone else's notes. मुझे लगता था कि मैं उनके नोट्स देख के बेस तो रख सकती हूँ, but I always added on my own. But you cannot start your notes from scratch because it's very tough with the preparation. You don't know where to begin also. So I took my basic materials. I made my own notes from NCRTs or content books or notes online, etc. And then I saw toppers' notes also. For example, in the optional, I had seen notes from a lot of the toppers. I think Apala Mishram and a lot of them, just to see that have I written all the topics on my own, and they very graciously released their notes as well. So optional के लिए मैंने उनके देखे and I wanted to give myself the confidence that yes, my notes are also full. But मैंने हमेशा ये attempt दिया है कि I should keep my notes very original. I should not be completely reliant on someone else alone. So it's a mix of both. You can look at toppers' notes to validate your own, but always be very original also. So IAS का वर्क क्या होता है मैम? Okay. So it's administrative service है and in many ways when you are in the district, you are the fulcrum of the development of the district. You have a lot of parallel roles. You're also in charge of law and order in many ways, in charge of land revenue, in charge of the public policy as well. So it's a very diverse field. Especially in the districts, you are in charge of a lot of developmental work. And as you become further more senior, you enter the state capitals and even you go to central government, you are in charge of public policy. So you can pass on the issues of the field that you have found that maybe this policy is not working, you make changes to it and you pass it on to your superiors. And then you make a better public policy. So administration entails a lot of this, and generally they are the civil fulcrum of the development of the district, and a lot of it hinges on them. They have responsibilities alongside self-help groups, panchayats also, and at the ground level, they bring to foray a lot of stakeholders in the local field level also. So it's a very interesting job. It's very diverse, and as you become a little more senior, you have different portfolios in the job, such as you can be a part of education or health. And it's very interesting. In interview में सॉरी कह सकते हैं क्या मैम? Yes,
interview में you can apologize for not knowing something, you can apologize for misspeaking, for interrupting, for something that they will always appreciate your honesty, and they will appreciate your the fact that you've been genuine. So you can always say sorry. You have to be yourself, you have to be polite and professional, but you can be yourself. They will appreciate that honesty. Yes. Many questions of 2022-23 prelims is not covered in Spectrum, NCRT, Lakshmikant. So what to do? Like I said, the trends have also changed this year. So there were a little fewer questions from the standard static standard books, as I said. But does that mean that you will change your strategy completely and change the book list and do something very different? I don't think so at all. So even if I were attempting 24, I would still not change my strategy, because what you have learned in these books, this is the base. So you will use this content to logically reason and use this in other questions also. So I would not change my strategy a lot, and I would still not go and take more textbooks in the market and make a very big plethora of a lot of this information. But I would still say continue to do the same. And if you want to supplement more knowledge, you can do the test series that a lot of coaching classes are giving, and you can supplement your knowledge based on that. But I would still tell you not to worry and get very anxious because they're not found in these books, because the base topics are the same. टॉपर्स कॉपीज या नोट से एग्जाम्पल्स एज इट इज कॉपी कर सकते हैं. Yes, you can take the examples and their way of writing from their notes and their copies, definitely. Try not to copy the entire structure, of course, but you can take hints from their they research very well also, so you will get a lot of help. It will definitely ease your job. You can do so. आपने कौन-सी मिस्टेक्स की थी? आई थिंक फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स में मैंने ये मिस्टेक करी थी कि आई डिडंट अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम वेरी वेल। मैं वही कर रही थी जो टॉपर्स ने कहा था, मैंने बुक्स देखी थी, सो आई जस्ट वेंट विद द फ्लो, बहुत कंटेंट लिया था, बट आई डिड नॉट इंटरनलाइज़ कि मुझे कैसे आंसर करना चाहिए, कौन-सी लॉजिकल रीज़निंग करनी चाहिए और ये सब। तो माय एडवाइस वुड बी दिस कि डोंट गेट लॉस्ट in what everyone is saying and everyone is doing. Be very sure about what you want. अगर बहुत ज़्यादा sources market में आ रहे हैं तो take a look at them, make your own notes and be happy and be confident that you're able to do it. मेरी एडवाइस ये भी रहेगी कि आप प्लीज़ पेशेंट रहिएगा and be very perseverant in your attempts, because a lot of it is out of your control, but your good habits and your perseverance will take you further. How did you improve your articulating and communication skills, ma'am? I think one way to do this is to, this again, Anil Swarup sir had mentioned this. He says that you can read the editorials of newspapers and you can repeat them in the mirror in front of you. So that is one method, that how lucidly can you repeat the same ideas in very little time? How can you summarize it? That was one exercise. And second thing is, if you do good reading excessively with books and a lot of your content, then automatically your brain is registering good vocabulary. So that is also possible. One more trick is to keep enumerating, like 1, 2, 3. Quickly you enumerate this and you just mention the important points. That's also one way to improve your articulation. But the best way is to record yourself talking and then listening to yourself again, because you are the best judge of all your fallacies. DAF कैसे बनाना चाहिए मैम? Okay. So, DAF का जो portion होता है in which you write about yourself, such as your hobbies, you write your achievements, you write your sports that you've been a part of. So a lot of this you would have done in school and university. If you are still in university, then you can take up some different projects in school and maybe organize some sort of fest. So they want to see leadership qualities. So one thing is always be aware of certain opportunities in your university. Second thing is you can also do a lot of volunteering work if you have the time, not just to put it on your DAF, but because you will get a very good understanding of things at a field level, and your answers and your entire journey becomes more authentic. So these are the two ways you can improve your DAF right now, depending on how much time you have. There is a hobby section also. Try to be very genuine with those. If you have some time for your next attempt, you can develop
hobbies which are not interfering with your studies as well. Something which is also light yet challenging, Sudoku, origami, like I had taken up cubing. So you can do a lot of that in your free time. So hobbies are something they look for. If you have time for a for sports activity, that also bodes very well. But don't take the pressure for DAF now, because the board will want to see you in your most authentic form. We don't have to appear artificial or forced to them. So this would be my suggestion to you. So what did you opt for anthropology? So in the beginning, in 2019, I had taken classes with Shankar Academy, Maushmika ma'am. In the beginning, I had taken a couple of classes, and I stayed in touch with her with my answer writing. I had taken up Karandeep sir's test series after 2023. That also I was able to be a part of. I had also been a part of L2A's test series in 2021. Couple of tests I have given with them. Very few, but since my journey has been very long, there wasn't one place where I had opted for coaching alone. And Vikas sir at Umbrella Academy also helped in my presentation. But I do feel a very large part of my anthropology preparation was done by, I was doing it on my own with standard textbooks, with some sort of online. And until this attempt, this is how my journey has been. Yes. So, environment is important subject. Which book have you referred to? I have read both PMF and Shankar Eyes, but facing revision problem. So, I too had taken up Shankar IS and PMF. These two I had done myself, and PMFIS is a very good book for geography and environment also. But these are reason you're facing revision problem is because these are very PMFIS. I mean, they're a little elaborate. So when you revise, you cannot go from the first to the last page very quickly. So you need to make much smaller notes. Or within these booklets itself, if you're not a note maker, you can make small post-its and just underline what is the most important thing. So you glance through a page and you should have at least just about 2 3 important points and you can move on. So your textbooks are correct, but maybe your revision method has to change a bit, because I also understand that these are elaborate notes. Okay, I'll take another two questions and then I would close the live. Okay, ma'am, for example, I've read 40 pages of Lakshmikant today. Then should I summarize it as a way to both revise and answer writing? Okay. So very important. If you are, in a way, you're preparing for both prelims and mains right now. So when you look at Lakshmikant, if you're revising the basic structure of the constitution topic, for example, if you're revising these 40 pages, prelims strategy for Lakshmikant is a bit different. You need to underline the important points, you need to register and see PYQs. Now, how you will apply the same in mains is that you will be quoting the same articles, you will be quoting the same concept, the same definitions, the same case laws from Lakshmikant in your mains. Before you do answer writing, you will have to look at PYQs on these topics. You need to see that first. What are the questions on basic structure? Because Lakshmikant, 4 5 points are not just enough for this. So you need to go to PYQs, make an answer, supplement it a little bit from outside, and then go on. But once you've read 40 pages of any topic, please go back, revise for prelims, and also go back and see if there is a PYQ on this. And start writing your answer in rough with the content you have from Lakshmikant, and then add it from other sources online. This way, you will build a very good comprehensive way to study. But this is a very good start, and you should proceed in this way. Um, Okay, I'm a beginner and it takes a lot of time to Google the hard vocabulary of Hindu or the Indian Express. To tell you honestly, my the first newspaper I had read a couple of years back also took me a lot of time, and that's the beginning of everyone's preparation. We don't know a lot of the institutions, we don't know a lot of the terminology, but you should sit through, Google everything, and then take a look at it. Because if you keep continuing in this way, you will have a day where you can just simply glance the paper and know everything within half an hour. But this is the most important thing. This sort of vocabulary you should use and make a note of in your answer writing as well. So, as a beginner, I completely understand because I've also been through a lot of this. But it does take time. I think I had taken at least 3 4 hours in my first newspaper because I was trying to understand everything that was there. So this is valid for every month. So please continue doing that. I'm a computer science engineer.
That's my degree. And CSAT की study कैसे करें? Okay. So, this is my last question. CSAT, like I said, I had done the PYQs, all of them, but before that I had taken a mentorship program with Bright Sir at Umbrella Academy, and he did coach me through important concepts a couple of years back, and I retained those notes, and I was able to practice the formulae. So this took a couple of months, and then as I was approaching the exam, I also started to see the PYQs from all of our textbooks, and then I did that on my own. I wouldn't do it in time because in the first stage I did it a little slowly. I applied my own content. I wanted to get the process right. And as you practice all of these tests and PYQs, and also maybe coaching classes can help you, you will improve your time. And then slowly, after a few months, you can give full test papers with a coaching class. And then with that, you need to strategize now. How many questions are you attempting? How accurate are you? So this CSAT preparation also happens gradually. So I suggest that get your basics right, do PYQs, learn the formulas, be very clear, and then you can give your tests. Are you on Insta? Yes, I am on Instagram. Okay, I will end the session with this. I thank everyone for joining, whomsoever came. I hope I was able to help you a little bit. Um, Anything else, a lot of your queries, you can also reach out to me, and they will also be online. I'm sure a lot of toppers have been so helpful and gracious in sharing their strategy with you. And I also want to tell you that I did sense you all asked good questions, so a lot of you are on the right path. So keep being positive, be very perseverant, and I'm sure we'll all make it. So have a good day. Thank you so much.